प्रकृति को कुछ कर दिखाने के लिए अगर कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है, तो उसके सामने ना आपकी उम्र, ना आपका एक्सपीरियंस, ना आपका एजुकेशन, ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आती है। और उसी तरीके से एमसीएल में भी, एमसीएल वॉरियर्स को, हमें प्रकृति के लिए ऐसे लोगों को हमेशा वेलकम रहेगा जो कि जज्बा और जुनून रखते हैं प्रकृति को फिर से उसका स्वरूप दिलाने के लिए। इसी के साथ अभी मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूँगी कि जिनका जज्बा और जुनून प्रकृति के लिए कुछ कर दिखाने का ना कभी रुकता है और ना कभी झुकता है, जो हर दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम प्रकृति को फिर से उसका ओरिजिनल स्वरूप दिला सके, उसका ओरिजिनल वैभव दिला सके। तो ऐसे ही हमारे डायनामिक एंड आई वुड से रचनाकार, सलाहकार एंड शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर यहाँ पे आए और इस वेबिनार को नए ऊंचाई पे लेके जाए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, अगर आपने साउथ एशिया के बारे में सर्च किया तो साउथ एशिया में आज जितने सारे देश हैं वो सभी देश किसी वक्त पूरे भारतवर्ष का एक अंग हुआ करते थे। दोस्तों, इस साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी देश संपूर्ण अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करते थे। आज की तारीख में भी अगर वो पूरा भूखंड अगर आप देखोगे तो वो भारतीय उपखंड के नाम से जाना जाता है। तो आज इस भारत के भूमि के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, भारत की जो भूमि है उसमें लगभग 27% जमीन पे है पठार, प्लेटू। लगभग 30% जमीन पे है माउंटेन्स, पहाड़। और लगभग 43% जमीन पे है मैदान। दोस्तों, इस भारत के प्राकृतिक रचना के हिसाब से अलग अलग विभाग भी होते हैं और इसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर से हिमालय, दक्कन का पठार, 2 प्लेटू, 2 घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ऐसे कई सारे प्राकृतिक रचना इसमें है। और अगर मैदान की बात करें तो 2 तरह के मैदान इसमें है। एक है उत्तर भारतीय मैदान और दूसरा है तटीय मैदान, जिसमें पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय मैदान इसमें आते हैं। तो अगर भूगोल की बात करें तो मैदान का मतलब होता है ऐसा परिसर जो पूरी तरह से प्लेन है, सखल है, जिसमें जरा भी ऊंचाई नहीं है और वो समुद्र से बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं है। क्योंकि ऐसे प्रदेश जो पूरी तरह से सखल है लेकिन समुद्र से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, उन्हें हम कहते हैं प्लेटू, पठार। आज जिसकी बात हम लोग करेंगे वो है मैदान। दोस्तों, भारत में जो मैदान है, भारत में दो टाइप के मैदान है या 2 प्राकृतिक विभाग है जिसमें ये मैदान आते हैं। एक तो है उत्तर भारतीय मैदान, जिसे हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी कहते हैं, और नीचे साउथ में है पश्चिमी और पूर्व तटीय मैदान। दोस्तों, लेकिन आज इस एपिसोड में हम जिसका डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, वो है उत्तर भारतीय मैदान। लेकिन दोस्तों, इस उत्तर भारतीय मैदान को पूरी दुनिया में कहा जाता है ग्रेट इंडियन प्लेन्स, भारत के महान मैदान। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी दुनिया कहती है कि भारत के ये जो मैदान है, भारत का ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये ग्रेट, महान ऐसा मैदान है। ऑफ कोर्स मुझे हर चीज में भारत के बारे में गर्व है, लेकिन ये पूरी दुनिया कहती है कि उत्तर भारत के जो मैदान है वो ग्रेट इंडियन प्लेन, यानी भारत के महान ऐसे मैदान है। क्यों महान? कैसे हम किसी चीज को महान कहते हैं? तो 2 परिस्थिति में हम किसी भी चीज को महान कह सकते हैं। एक तो परिस्थिति वो कि जिसमें वो चीज सचमुच विशाल है, महान है, फिजिकली वो इतनी बड़ी है कि उसको देख के लगता है कि ये महान है, जबरदस्त है, ग्रेट है, और जैसे है हमारे हिमालयस। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जब उस चीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त होता है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं महान, ग्रेट। जैसे कोई महान एक्टर है
जैसे कोई दिलीप कुमार साहब है, कोई अमिताभ बच्चन साहब है, तो उनको हम कहते हैं ग्रेट एक्टर, महान अभिनेता। उनका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा है। कभी कभी किसी सेक्टर में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो भी हम कहते हैं कि ये महान है। जैसे खिलाड़ी में हम लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन। तो आपका कंट्रीब्यूशन भी डिसाइड करता है कि आप महान हो कि नहीं। दोस्तों, अगर इसी में मैं हमारे महान भारतीय मैदान की बात करूं तो वो एक्चुअली महान है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इतना बड़ा फर्टाइल प्लेन नहीं है। प्लेन यानी मैदान। दोस्तों, ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा, इतने पूरे जमीन पे इसका एक्सटेंशन है। लगभग 7,50,000 किलोमीटर इतना एरिया इस मैदान का है। दुनिया के किसी कोने में इतना बड़ा फर्टाइल मैदान है ही नहीं। इनफैक्ट यूरोप के जितने भी देश है, सिर्फ अगर आप रशिया और यूक्रेन को छोड़े तो सभी देश इससे बहुत ही छोटे हैं। कई देश तो इससे छोटे, आधे इस आकार बन के हैं। दोस्तों, ये रही एक बात। दूसरी बात यह है कि आज हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे दुनिया में जो भी इतिहास है, इस इतिहास में भारत हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था रहा है। दुनिया के लिए 25 से 30% इकोनॉमी, जीडीपी भारत ने तैयार की है। भारत 90% ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ हमारा इतिहास, भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर किसी एक प्रदेश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा तो वो भी है ये उत्तर भारतीय प्लेन। तो ये भी है भारत के महान मैदानी प्रदेश। दोस्तों, किस तरह से ये मैदान तैयार होते हैं इस बारे में भी समझते हैं। 3 अलग अलग प्रकार है कि जिसकी वजह से ये मैदान तैयार हो सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्लेन, यानी आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्लेट्स होते हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स के कारण ही इतने बड़े बड़े पहाड़ तैयार होते हैं। तो जब पहाड़ तैयार होते हैं तो तभी वैसे ही कुछ जगह पे मैदान, प्लेन भी तैयार होते हैं। और ऐसे प्लेन यूरोप में, अमेरिका में है और हमारे देश में भी है। हमारे देश में भी केरला में मलबार प्लेन इस तरह तैयार हुआ है। दूसरा अगर आप देखोगे तो उसका नाम है डिपोजिशनल प्लेन, यानी ऐसे मैदान जो भराव की वजह से तैयार हुए हैं। भराव करके प्लेन कैसे तैयार होते हैं? तो दोस्तों, आज आप देखें ना कितनी सारी जगह पे आज एमसीएल के प्रोजेक्ट्स का काम चालू है। बहुत जगह पे होते हैं कि जमीन अनइवन होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ हम भराव करते हैं और उसको प्लेन करते हैं ताकि आगे उसकी स्ट्रक्चर्स, उसमें जो भी काम करना है वो हम कर सके। वैसे सेम इस जमीन के ऊपर कुछ भराव ऐसे आते हैं और जिसकी वजह से पूरे प्लेन बनाते हैं। और ये भराव कौन लाता है? तो ये भराव लाते हैं नदियां, ये भराव लाते हैं हिम नदियां, और कभी कभी तो ये हवा भी भराव लाती है। दोस्तों, आज जिस प्लेन की हम लोग बात करने वाले हैं वो भारत के महान जो मैदान है वो इसी तरह इस डिपोजिशंस की वजह से, इस भराव की वजह से बने हैं। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है इरोजनल प्लेन्स, यानी ऐसे मैदान जो घिस घिस के बने हैं, जो घर्षण से बने हैं। तो जो नदियां, जो हिम नदियां भराव ला सकती है, वही नदी, वही भीम नदी फिर घर्षण भी कर सकती है, घिस भी सकती है और किसी प्रदेश को पूरी तरह से प्लेन या मैदान कर सकती है। हमारे देश में जो दोनों ही कोस्टल प्लेन्स, यानी दो तटीय जो मैदाने हैं, जो पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय, ये दोनों मैदान इस तरह से बने हैं। दोस्तों, हमारा ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन है या भारत का सब महान ये जो मैदानी प्रदेश है, ये किस तरह से बना? अगर आप इसके बारे में देखोगे तो हमारा विशाल जो हिमालय है, इस हिमालय से दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी नदियां तैयार होती है, नदियां निकलती है, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जिसमें सिंधु है। और ये सभी ये सभी नदियां और उसकी उपनदियां, ये सभी जब हिमालय से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कंकर, ये सब लेके आती है। और उस मिट्टी से वो पूरे आगे का जो प्रदेश है वो उपजाऊ बनाती है। वो उस मिट्टी की वजह से इसने ये पूरा जो प्रदेश है वो प्लेन बनाया है। और इस तरह से हमारा ये उत्तर भारतीय प्लेन और भारत का महान जो मैदान है वो तैयार हुआ है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी जगह में
इतना फर्टाइल, इतना प्रोडक्टिव प्लेन नहीं है। दोस्तों ये हमारा भारत का महान जो प्लेन है, मैदान है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। अभी आप कहेंगे आपको तो बहुत ज्यादा फक्र है, ऐसे कैसे आप हर चीज को ज्यादा बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का ये प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान प्लेन है। तो एक तो बात है कि मुझे बहुत गर्व है हर चीज के ऊपर, लेकिन आज मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, टेक्निकल रीजन है। वो क्या, तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी, ये सब नदियां जिन्होंने लाई है और ये पूरा प्रदेश तैयार किया है, ये मिट्टी इतनी बढ़िया मिट्टी है, इसमें बहुत सही कॉम्बिनेशन है। आपने कभी अगर नदी का बेड देखा है तो इस मिट्टी में होती है रेत, होती है मिट्टी और होते हैं कंकर, और इस तरह कंपोजिशन है कि ये ज्यादा पानी सोख लेता है और ज्यादा पानी रिटेन कर सकता है, अपने साथ रखता है, और जब जब पौधों को जरूरत पड़े वो पानी इनको देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस जमीन में होता है ह्यूमस। अब ह्यूमस है क्या, तो दोस्तों इस पृथ्वी का, इस पूरे धरती माता का एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर, जिस तत्व के ऊपर करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, और वो प्रिंसिपल, वो तत्व है रिसाइकलिंग। धरती माता ने इतना अच्छा ख्याल पूरी दुनिया का रखा है कि किसी भी वनस्पति को, किसी भी प्राणी को, किसी भी सजीव को अगर कोई भी चीज जरूरी है तो धरती मां उसे बार बार उपलब्ध करके देती है। जैसे भी आप इस्तेमाल करते हो उसको उपलब्ध करके देती है। तो वैसे ही इन पौधों को जिन मूल द्रव्य की जरूरत होती है, जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिन जीवन सत्वों की जरूरत होती है, तो हमारे इस जमीन में इतने सारे सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो किसी भी मृत वनस्पति, किसी भी मृत जो प्राणी है, उसका विघटन करके ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये जीवन सत्व होते हैं, ये मूल द्रव्य होते हैं, ये फिर से जमीन में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध करके देते हैं हमारे इन पौधों के लिए, हमारे पशुधन के लिए। और दोस्तों यही कारण है कि जिसके वजह से ये जो प्लेन, ये जो पूरा मैदान है, जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी दुनिया में सबसे उपजाऊ है, क्योंकि उसमें ये ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, और बहुत ही पोषक वातावरण इस प्रकृति ने, इस नदियों ने हमारी इस फसलों के लिए, देश के लिए तैयार किया है। और दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिवली भी, अगर तीसरी ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखोगे तो कैसे आप डिफाइन करोगे कि कौन सी मिट्टी, कौन सी जमीन ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? तो सिंपल है ना, कौन सी वो जमीन है जिससे ज्यादा फसल हम लोग उगा सकते हैं, इतना सिंपल है। तो दोस्तों हमारी ये जमीन ऐसी है कि इस जमीन में दुनिया की सबसे ज्यादा फसल, प्रोडक्टिविटी आ सकती है, इतनी उपजाऊ। और इसके साथ जो जिस तरह का क्लाइमेट हमारे यहां है, हम सबसे अच्छी खेती कर सकते हैं। इस तरह की जमीन, इस तरह की प्राकृतिक रचना इन नदियों ने, हिमालय ने हमारे लिए तैयार की है। वो तो हमारी नाकामयाबी है कि हमने अभी तक प्रोडक्टिविटी को तक वहां तक छुआ नहीं, और कुछ बाकी के देश शायद हमसे ज्यादा उत्पादन लेते हुए होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर किसी के पास है वो भारत के पास है, और वो है ये हमारे ग्रेट, महान भारतीय मैदान। दोस्तों इस भारतीय मैदान के कुछ वर्गीकरण भी हम लोग करते हैं। कैसा वर्गीकरण? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो वर्गीकरण है वो किस तरह की मिट्टी है, उस मिट्टी के कंपोजिशन के ऊपर यह वर्गीकरण है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये हिमालय है, हिमालय से कैसे नदियां आती है, और नदियां अपने साथ कई सारी चीजें लाती है। पत्थर लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, रेत लेके आती है। और हमेशा आप जब भी कोई सामान लेके चलते हो तो सबसे पहले जो हेवी, जो बहुत ज्यादा भारी सामान होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में और हल्का लेके जाते हैं, बाद में और आगे और हल्का लेके जाते हैं। वैसी रचना इस पूरे प्रदेश की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो बेल्ट है उसे कहते हैं भाबर बेल्ट। ये भाबर बेल्ट आप देख सकते हैं कि ये हमारे हिमालय के जो बेस है उसको लग के वो बेल्ट है। इस बेल्ट में ज्यादातर के पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है जो नदी अपने साथ लाती है और यहां छोड़ती है। ये पत्थर ज्यादा होने के कारण हम लोग ज्यादा खेती इसमें नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़े वृक्ष, पेड़ इसमें है, बहुत घने जंगल इसमें है, और ऐसे पेड़ की जिनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग और नीचे तक है। दूसरा जो बेल्ट है उसका नाम है तेराई।
तेराई का मतलब ही है, तेराई ये जो शब्द है इसका मतलब है दलदल। तो दलदल की जमीन वाला ये बेल्ट है जो बहुत ही फर्टाइल, जो बहुत ही उपजाऊ है। इसमें हर तरह की घास आती है, हर तरह के प्रोडक्टिविटी या फसल हम लोग इसमें लेते हैं। आगे का जो बेल्ट है वो है भांगर बेल्ट। दोस्तों इस पूरे जो हमारा महान जो मैदान है उसमें मैक्सिमम जो बेल्ट है वो ये है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हम लोग फसल लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इस बेल्ट में है। और आखिर में जो सबसे बेल्ट है वो है खदार बेल्ट। नदियों के दोनों तट के ऊपर यह बेल्ट तैयार होता है। दोस्तों इसके अलावा एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन, एक दूसरा वर्गीकरण है। ये हमारे महान जो मैदान है वो किस एरिया में है, उस एरिया के हिसाब से इस प्लेन का नाम हुआ है। जैसे राजस्थान का प्लेन, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, दिल्ली का मैदान, यूपी का मैदान, बिहार का मैदान, वेस्ट बंगाल का मैदान और आसाम का मैदान। इसके अलावा और एक वर्गीकरण और एक क्लासिफिकेशन भी है। दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से दुनिया की 3 बड़ी नदियों ने इस पूरे प्लेन को बनाया है, इस मैदान को बनाया है। तो ये तीनों नदियां और उनकी उपनदियां बनके जो प्रदेश होता है उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण है। तो सबसे पहले है सिंधु का प्लेन। सिंधु नदी और उसके कई सारे उपनदियां मिलके बनाती है ये मैदान, ये प्लेन। और आप देख सकते हैं कि इसका भाग भारत में भी है और बहुत सारा भाग पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा है हमारा गंगा का प्लेन, गंगा का मैदान। गंगा नदी और गंगा के साथ कई सारी उपनदियां, ट्रिब्यूटरीज बनके बनता है विशाल गंगा का मैदान। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र वो भी नदी और उसके साथ कई सारी उपनदियां बनाती है इस प्लेन को, मैदान को। दोस्तों तो इस प्लेन का ये इस मैदान का हमारे देश के ऊपर, हमारे देश में क्या महत्व है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम लोग इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी इस पूरे इतिहास में जब से दुनिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, जब से मनुष्य एक जगह बैठ के बस्ती करने लगा है, एक गांव शहरों का समाज का विकास हुआ है, उस पूरे इतिहास में अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस पूरे कालखंड में भारत विश्व का नेता रहा है। 90% ऑफ द टाइम भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। भारत दुनिया के लिए 25 से 30% जीडीपी यानी इनकम यानी कमाई कर रहा था। और इसके लिए ये पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है हमारे ये महान मैदान। हाँ दोस्तों, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे आप तो मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की जो 25% से लेके 40% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत किया करता था। और कौन करता था भारत में? तो ये हमारे महान प्लेन, ये महान मैदान। दोस्तों एग्रीकल्चर में तो हम सबसे श्रेष्ठ है, ये आपने देखा और हमेशा से रहे। तो एग्रीकल्चर, पशुधन में, पशुपालन में हम बहुत ही अच्छा काम करते थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जहां बात आती है, और मैं ये प्राचीन भारत की और ये मध्ययुगीन भारत की बात कर रहा हूं, तो वस्त्र हो, शिप मेकिंग यानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज भारत में बनते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो कई सारे शहर जिनको वो प्राचीन इतिहास है, ऐसे सभी शहर आज भी उनके इस चीज के लिए जाने जाते हैं। काशी, वाराणसी, मथुरा, ये ऐसे कुछ शहर है कि जो बहुत काफी सालों से अपनी इस औद्योगिक चीजों के लिए फेमस है। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी चीज, अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करो तो आज भी यहां के जो वस्त्र है, यहां की जो कला कौशल है वो पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों इस सभी का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे इस नॉर्थ इंडियन प्लेन की वजह से है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो प्रदेश है, ये पूरे जो हमारे महान मैदान है, इसमें कुछ ऐसे शहर थे जो दुनिया के सबसे अमीर शहर थे। आप सोच नहीं सकते कि हमारी इकोनॉमी इतनी आगे थी। ये पूरा जो प्रदेश जिसको भारत का महान मैदान कहते हैं, ये महान मैदान इतना जबरदस्त, इतना डेवलप था, उनके शहरें इतने डेवलप थी कि हम किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। सबसे पहले एक जो यूरोपियन या गोरा आदमी कह सकते जो पहली बार भारत में आया और उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी समृद्धि, वो चौंक गया
उसने कभी कभी भी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में कोई भी शहर इतना अमीर, इतना समृद्ध हो सकता था। और ऐसे ही लोगों ने फिर वहां पे जाके बहुत सारी चीजें लिखी, अपने लोगों को बताई, और उसके बाद इतने सारे लोग भारत में आना चालू हुए। दोस्तों, बस पूरे दुनिया की जो सबसे प्राचीन संस्कृति है उसकी भी शुरुआत इस हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन में या भारत के महान मैदानों में हुई। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, ये दुनिया के सबसे पुराने ऐसे सिविलाइजेशन में जो है एक है, उसकी भी शुरुआत यहां हुई। और ऑब्वियसली उन्हीं कारणों से जिन जिन कारणों का जिक्र अभी मैंने किया। दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये इतने विकसित उस टाइम के सिविलाइजेशन थे कि उसका कंपैरिजन बाकी किसी सिविलाइजेशन के साथ हो ही नहीं सकता। यानी सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं, लेकिन चाइनीज से लेके, इजिप्ट से लेके, मेसोपोटामियन, ऐसे अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग सिविलाइजेशन इस दौरान थी, बाद में बढ़ी। लेकिन जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। यानी आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो कोई भी अफ्रीका का या एशिया का कोई भी सबसे पिछड़ा हुआ ऐसा देश लेते हैं और उसका अगर कंपैरिजन करना हो अमेरिका के साथ, जापान के साथ, तो जैसे तुलना होगी वैसे भी तुलना नहीं कर सकते, इतना आगे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये हमारा उत्तर भारतीय मैदान था। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था जब नगर रचना, ऐसे रास्ते, इनको ड्रेनेज, जो स्टोरेज है उसकी व्यवस्था, ये पूरी चीजें अनाकलीय थी। जब बाकी के जगह पे मनुष्य सिर्फ थोड़ा सा मैक्सिमम पशु जैसे ही काम कर रहा था, वहां हमने इतनी तरक्की की थी। और दोस्तों, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ये जो तरक्की है, ये सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, आर्थिक की नहीं, तो हर सेक्टर में की। साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज में हम बहुत आगे थे। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी विश्वविद्यालय भारत में थे। भारत एजुकेशन में पूरी दुनिया के आगे था। यानी ये विश्वविद्यालय है कि जिसकी वजह से कि लोग हजारों किलोमीटर चल के इस पे पढ़ने के लिए आते थे। अभी कोई भी विद्यालय, कोई भी कॉलेज, कोई भी एजुकेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है ऐसे कब आप कहेंगे? कब आपको कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? तो इस पे वो डिफाइन होता है कि वो विद्यालय, वो कॉलेज, वो एजुकेशन सिस्टम कितने अलग अलग विषय आपको पढ़ाती है, कितना स्पेशलाइजेशन है उसमें। दोस्तों, जितना स्पेशलाइजेशन भारत में था वो दुनिया में किसी कहीं नहीं था। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं डॉक्टर हूं। अभी डॉक्टर में अगर आप देखोगे, ये मॉडर्न साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मॉडर्न साइंस है, ये एलोपैथी है, 200 साल पुरानी है, जो मैंने भी पढ़ी है। और इसमें क्या होता है, एक होता है वैद्यक शास्त्र यानी मेडिसिन, और दूसरा है शस्त्रक्रिया यानी सर्जरी। अभी इसकी भी बहुत सारे ब्रांचेस है जिसमें हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। भारत में होता है, अमेरिका में होता है, लंदन में होता है, हर जगह हो रहा है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये मॉडर्न मेडिसिन तो 200 साल पुराना है, लेकिन हजारों सालों पहले हमारे यहां जो आयुर्वेदा थी, उस आयुर्वेदा में जो मेडिसिन की जितनी डिटेलिंग है, जितने अलग अलग ब्रांचेस है, वो देख के मैं थक हो गया कि वो सुपर स्पेशलाइजेशन में जो चीज आज की तारीख में आती है वो उन दिनों थी, हजारों साल पहले, मेडिसिन में, सर्जरी में। यहां तक के ये वास्तुकला, ये जो आर्किटेक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये आर्किटेक्चर देखा आपने कभी? हजारों सालों से ये बिल्डिंग्स, ये सब जो मंदिर है या बाकी अलग चीजें आज भी खड़ी है। ऐसी खड़ी है कि मानो किस तरह से ये बनी होगी। आज अगर कोई नया स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो 30, 40, 50 साल में हमें लगता है बस इसकी लाइफ तो हो गई। तो सोचिए किस लेवल का साइंस, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हम लोगों ने डेवलप की थी उस टाइम में। दोस्तों, एक केदारनाथ का एग्जांपल है। केदारनाथ में जब प्रलय आया था, महाप्रलय, आजू बाजू के सब स्ट्रक्चर ढह गए थे, लेकिन एक केदारनाथ का टेंपल नहीं। इट इज प्योरली नॉलेज, ज्ञान और विकास किस लेवल के हम लोग थे, और ऐसे हर क्षेत्र में था। ये एस्ट्रोनॉमी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये गणिती, इसके बहुत महान जो एक्सपर्ट है वो भारत में हुआ करते थे। और ये सभी कहां थे? ये हमारे ग्रेट महान भारतीय मैदान में। ये सभी जो फॉरेन ट्रैवलर जो भी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी फॉरेन ट्रैवलर सभी बिजनेस करने के लिए नहीं आए।
जितने लोग बिजनेस करने के लिए भारत आए उससे कई ज्यादा लोग भारत में पढ़ाई करने के लिए आए थे। हजारों किलोमीटर चल के सफर करके वो यहां आते थे पढ़ाई करने के लिए। वो क्या हुआ कि हमारे यहां जब ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारा पूरा रिकॉर्ड जितना भी हमारे पास था पूरा जला के खाक कर दिया ताकि हमें हमारी वो महान संस्कृति के बारे में पता ना चले। लेकिन ये सभी लोग, ये जो कोई इजिप्ट से आए, चाइना से कितने सारे लोग हैं, इन्होंने लिख के रखा है। आप जाइए पढ़िए कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, जाइए पढ़िए कि किस तरह का भारत था। और ये सभी लोग जो भारत में आए, ये आए थे ये उत्तर भारतीय मैदान में, ये आए थे हमारे इस नॉर्थ, हमारे ग्रेट भारतीय मैदान में। और इन्होंने फिर वो शहरें देखी, वो विश्वविद्यालय देखे, वो पढ़े और उसके बारे में लिख के रखा है। इतना ग्रेट, और इसी की वजह से ये पूरी संस्कृति, ये भाषा भारत से बाकी की जगह पे गई। दोस्तों, ये जो संस्कृत, जो हमारी भाषा थी, संस्कृत पूरी दुनिया में सभी भाषाओं की मां कहलाती है। हर कोई भाषा जो पूरी संसार में है उसकी वो ओरिजिन अगर आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको उसके डायरेक्ट लिंकेज संस्कृत से मिलेंगे। यहां तक कि इतने मॉडर्न समय में भी, आज में भी, अगर कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में कोई भी भाषा बहुत सही बैठती है तो वो है संस्कृत। यही कारण था कि हम, यानी मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा देखिए, पढ़िए इसके बारे में कि एक अमेरिकन ये इंटरप्रेनर है, बिजनेसमैन है, वो तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो मानव जाति का विकास हुआ है ना, ये मानव जाति का विकास हुआ ही है इस भारत के कारण। आप भाषा लीजिए, आप संस्कृति लीजिए, आप कोई सेक्टर लीजिए, कोई भी कुछ भी अगर आप लीजिए तो उसकी ओरिजिन वो आता है भारत से, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये 100% सही है। दोस्तों, हमारे देशों में जितने भी साम्राज्य हुए हैं, सम्राट अशोक से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके गुप्ता, ये सभी जो साम्राज्य हुए, सभी साम्राज्यों की जो राजधानियां थी, ये भी थी उत्तर भारतीय मैदानों में, ये थी हमारे ग्रेट महान मैदानों में। ये यहां तक के अभी जो उसके बाद जो मध्ययुगीन भारत में जो नॉर्थ वेस्ट से बाकी के लोग आए, उन्होंने अपनी सल्तनतें बनाई, वो सल्तनतें के भी सभी जो प्रभु, जो उनकी राजगद्दियां हुआ करती थी, वो यहां हुआ करती थी। मुझे आप बताइए कि आपके राज्य में अगर आपके राज्य की राजधानी है, वो कहां होती है? किसी भी राज्य की राजधानी उस जगह पे होती है जो जिसका सबसे ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो सोचिए कि एंशिएंट यानी प्राचीन भारत से लेकर मध्ययुगीन भारत और अभी तक अगर हर सल्तनत, हर साम्राज्य की राजधानी अगर इस उत्तर भारतीय मैदान, हमारे महान भारतीय मैदान में अगर होती है, तो सोचिए उसका महत्व कितना ज्यादा होगा। यहां तक कि आज इस स्वतंत्र भारत में भी हमारी जो राजधानी है, वो राजधानी है यहां दिल्ली में। दोस्तों, रिलीजियस, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोग यहां रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग जिसके वो हिंदू धर्म के ये भूमि तो सबसे पवित्र भूमि ऐसे कहते हैं। चार धाम हो या कई ऐसे पवित्र मंदिरें, वो यहां उत्तर भारत में है। दोस्तों, इसके अलावा बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म की शुरुआत इस जगह पे हुई, इस भारत के महान मैदान में हुई, और यहीं से यह धर्म पूरी दुनिया में फैला। दोस्तों, आर्यव्रत की भी शुरुआत यहीं से हुई, उत्तर भारतीय प्लेन से। यह रामायण महाभारत जो हमारे देश के संस्कृति के एक अभिन्न हिस्से है, यह घटना एक्चुअली इस सबसे कुशल मंगल, सबसे सुफलाम ऐसी जगह पे हुई। दोस्तों, कल्चरली भी ये जगह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में जितनी भी संस्कृतियां हैं, ये सभी संस्कृतियों का जन्म हमारे इस ग्रेट, ये महान भारतीय मैदान में हुआ है। दोस्तों, और सोचिए कि अगर ऐसी जगह कि जहां कुदरत इतना भर भर के दिया है, इतने जंगल उसमें घने हैं, उपजाऊ जमीन है, पानी इतना ज्यादा है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी कितनी होगी। तो इस जगह में जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यानी भारत में सबसे ज्यादा, जितनी भी ज्यादा जैव विविधता, चाहे वो वनस्पति में हो, प्राणी में हो, अलग अलग जीवों में हो, ये सभी यहां पाई जाती है। अगर आप प्राणियों की बात करें तो राइनासोर्स, एलिफेंट्स, एंटलॉप, ये सभी यहां पाए जाते हैं। अगर आप पक्षियों की बात करें तो किंगफिशर से लेके कई सारे वल्चर्स, ओल यहां पाए जाते हैं।
दोस्तों लेकिन और आज की तारीख में अगर बात करें, यानी मैं अभी तक सिर्फ प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की कालखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो भारत एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है, और बहुत जल्दी हम लोग पहली आबादी नंबर 1 पे आ जाएंगे। इतनी आबादी हमारे देश में है। इस सभी आबादी के लिए 60% अनाज खाना अगर कोई बनाता है तो वह है हमारे महान मैदान। और पॉपुलेशन दोस्तों सबसे ज्यादा डेंस, ज्यादा लोग रहने वाला प्रदेश यही है। और आज से नहीं, वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से है। यानी एक तरफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो और बाकी के दूसरे सभी जो सिविलाइजेशन वो एक तरफ थी, कंपैरिजन ही नहीं था। यह भूमि हमेशा से इतनी सुजलाम सुफलाम है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहां रहते हैं। आज की तारीख में भी 40% से ज्यादा लोग इस प्रदेश में रहते हैं। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दोस्तों, मैंने तो आपको बताया कि हर सल्तनत, हर साम्राज्य जो इस भारत में बना, उसके जो प्रमुख, उसके राजगद्दियां, उसकी राजधानियां, वो सभी इसी उत्तर भारतीय प्लेन में थी। लेकिन आज भी बात करें, आज भी स्वतंत्र भारत में हम लोग रह रहे हैं। हमारे संविधान की जो रचना है उसके हिसाब से सभी लोग अपना मतदान देते हैं, मत देते हैं, और जो लोग प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो केंद्र सरकार बनाते हैं। तो आज की तारीख में भी जो भारत सरकार चलाते हैं वो लोग प्रतिनिधि जिन मतदारों के द्वारा चुन के आते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, वो मैक्सिमम लोग, वो मैक्सिमम मतदार वो यहां इस बेल्ट में रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो पार्टी इस प्रदेश में अच्छा काम करती है वही पार्टी आगे केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाती है। दोस्तों मैं इकोनॉमी की अगर बात करूं तो आज भी इकोनॉमी में इस प्रदेश का महत्व बहुत ज्यादा है। यानी इसमें इतनी बड़ी बड़ी ऐसी नदी है कि यहां राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। यानी आपने अभी तक ये रोड्स के बारे में सुना है, तो रोड्स के ऊपर होते हैं एक राज्य महामार्ग, फिर राष्ट्रीय महामार्ग, यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ऐसा सब कुछ। लेकिन पानियों में, नदियों की पानी में हमारे जल महामार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत में। इतनी बड़ी बड़ी नदियां हमारे यहां, और मैक्सिमम जो नदियां है वो हमारे इस उत्तर भारतीय मैदान में है। और वो इतनी बड़ी बड़ी नदियां है कि ये जहाज जो सिर्फ समुद्र में नजर आते हैं, ये जहाज हमारी नदियों में भी वहां दिखते हैं। और इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन, इसकी वजह से कम्युनिकेशन और ये पूरा व्यापार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेन होता है वहां सड़कें बनाना आसान होता है, वहां ट्रेन का जो नेटवर्क है वो बनाना आसान होता है। इसलिए आज आप देखोगे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोड का, सबसे ज्यादा रेल का अगर नेटवर्क कहीं है तो वो आज भी इस उत्तर भारतीय मैदान में है। ये हमारे भारत के महान मैदान में है। दोस्तों इसके अलावा ये प्रदेश हमेशा ही उद्योजक, इंडस्ट्री के लिए और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बहुत हमेशा आगे रहा है। जैसे मैंने कहा, बहुत पुराने एग्जाम्पल जैसे काशी, वाराणसी, मथुरा से लेके आज भी कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर इस एरिया में है, क्योंकि इतने सारे इनपुट्स यहां मिलते हैं। चाहे अच्छी जमीन हो, चाहे पानी हो, जो चाहिए इनपुट्स यहां मिलते हैं। इसलिए आज भी कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर इस जगह में मौजूद है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में जो समझा जाता है, पूरी दुनिया में हमारा 1 नंबर इरिगेशन में है। सबसे ज्यादा जमीन जिसको पानी मिलता है वो भारत के पास है। आज चाइना भारत से 3 गुना बड़ा है, अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो खेती कर सके और उनको पानी मिले। उन दोनों से सबसे ज्यादा जमीन अपने पास है, और वो इसीलिए कि हमारे पास इस उत्तर भारतीय मैदान में इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज है। और ये वो इरिगेशन फैसिलिटीज है कि जिसकी वजह से इतना सारा जो भू प्रदेश है वो उसको पानी मिलता है, और एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चर, बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा उसका इंपॉर्टेंस, कितने महान ये हमारे मैदान है। लेकिन इस मैदानों के साथ कुछ समस्याएं भी है। आज की तारीख में अगर हम इस प्रदेश की ओर देखें, आज अगर हम इस पूरे महान हमारे मैदानों की तरफ देखें तो बहुत कुछ गंभीर समस्या हमारे सामने दिखाई देती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और दोस्तों ये समस्या मुझे बताते वक्त बहुत
बहुत ज्यादा दुख होता है और बहुत शर्म महसूस होती है। ऐसा प्रदेश जाने जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा सबसे समृद्ध इलाका दिया, सबसे समृद्ध ऐसी इकोनॉमी दी, ऐसा प्रदेश की जिसकी वजह से भारत ने पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी का काम किया। 90% ऑफ द टाइम ये पूरे उत्तर के ये जो मैदान है, ये जो पूरे इलाके जो हमने देखे, ये रिस्पॉन्सिबल थे। इनका कंट्रीब्यूशन था कि हम मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज में हम लोग अव्वल थे। और आज वही राज्य को, वही उसी प्रदेश में जो राज्य है उनको बीमारू स्टेट्स कहते हैं हम लोग, बीमारू स्टेट्स। आपको पता है बीमारू स्टेट्स क्या? सबसे पहले 1980 में यह शब्द आया। एक अर्थतज्ञ है, उस अर्थतज्ञ ने कहा कि भारत का विकास इसलिए नहीं हो रहा है, भारत की ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो रही है, तो इस उत्तर भारतीय मैदान में जो राज्य है वो इतने पिछड़े हैं कि जो अभी भारत के ऊपर बोझ बन गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब जिनका इनकम भारत का जो नेशनल इनकम है एवरेज है उससे कम है ही, लेकिन सोशल पैरामीटर्स भी अगर आप देखोगे, यानी पढ़ाई, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, बाकी के सोशल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत पीछे है। और यह कारण है, और इसलिए इनको कहा गया है बीमारू। ऐसे राज्य, जिस राज्यों ने इस भारत को महान बनाया, सुजलाम सुफलाम बनाया, ऐसे राज्यों को हम बीमार कैसे कह सकते हैं? बीमारू कैसे कह सकते हैं इन राज्यों को? लेकिन आज परिस्थिति है, आज परिस्थिति ऐसे है कि आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में सबसे ज्यादा मजदूर कहां से आते हैं? तो इन राज्यों से आते हैं। सबसे ज्यादा मजदूर ये बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान से आते हैं। बहुत बार तो लोग वहां के शहरों के बोलते भी है कि हमारे लोगों को काम नहीं और बाहर के लोग आते और काम धंधा करते हैं इधर। अरे दोस्तों, लेकिन वो जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो वहां के लोग नहीं करते। वो दिल्ली हट नहीं करेंगे, मुंबई हट नहीं करेंगे, ये बाहर के मजदूर आके, यहां के लोग आके इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज जिस प्रदेश से वो आते हैं, जिस गांव से वो आते हैं, वहां उनको रोजी रोटी के लिए कुछ साधन नहीं है, ना उनको कोई तनख्वाह है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, कुछ नहीं। आज उनकी खेती कुछ नहीं हो रही है। तो एक ऐसा प्रदेश जो पूरी दुनिया में इतना समृद्ध था, जिसके बारे में पूरी दुनिया ने लिखा है, जिसके वजह से पूरी दुनिया जानती है इस भारत सोने की चिड़िया, आज उस प्रदेश के लोग यहां वहां भटक रहे काम धंधे के लिए। पर ऐसी परिस्थिति आज हमने करके रखी है। दूसरा ऐसा है कि इस प्रदेश में अभी ये जो गंगा है, ये जो नदियां है, हम सब जानते हैं कि इस नदियों की वजह से आज हम समृद्ध, जो कुछ है हमारा जीवन है, इन नदियों की वजह से है ना। आज ये नदियां थी कि जिसकी वजह से हम लोग बसे, हमारा जीवन हुआ, सब कुछ इनकी वजह से है। और इन नदियों को इसीलिए हम लोग पूछते हैं, हमारी मां समझते हैं, माता समझ के इनकी पूजा करते हैं, फेस्टिवल, उत्सव मनाते हैं। और इसी गंगा को, इसी नदियों को, और गंगा नहीं, हर नदी की बात करता हूं मैं, इस नदी के अगर आप आज की कंडीशन देखोगे तो इतना खराब करके रखा है, इतना पोल्यूटेड, इतना पोल्यूशन हुआ है कि मुझे लगता है पूरे संसार में एक ही मनुष्य, ऐसा प्राणी, ऐसा सजीव रहेगा जो जहां खाता है वहां गंदगी करता है। जिस थाली में खाता है वहां कोई गंदगी करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। पूरे संसार में कोई प्राणी, कोई सजीव, कोई भी नहीं करेगा जो मनुष्य करता है। और देख रहे हैं आप, इसके अलावा यहां जो लोग रहते हैं आज की तारीख में, उनको बेसिक जो चीजें लगती है ना, स्वच्छता की, टॉयलेट की, पीने की पानी की हो, बाकी वो नहीं मिलती। यानी एक तरफ वो हड़प्पा, वो मोहनजोदड़ो कि जिससे जमीन, जिसमें रोड्स थे, ड्रेनेज सिस्टम थी, जो पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य नहीं, वो अलग ही कुछ था। इतने आगे, इतने डेवलप्ड ऐसा प्रदेश, और आज की तारीख में उस प्रदेश में लोगों को बेसिक चीजों के लिए फैसिलिटीज नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, बार बार मैं क्या डिस्कस करूं कि हमारी इसमें गांव में ये इशू है, शहरों में ये इशू है। गांव में एग्रीकल्चर, खेती जैसी होनी चाहिए वो नहीं है। लोग वहां गांव में हमारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं है, साधन नहीं है, उन्हें जो चाहिए वो सपोर्ट नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सब इशू, ये सब प्रॉब्लम्स
आज वहां उस महान हमारे प्लेन में है, महान हमारे मैदानी क्षेत्र में है, वहां है। और शहरों में भी है। शहरों में भी अगर आप देखोगे तो इस तरह के बकाल शहर हमने बना के रखे हैं। तो इससे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता, लेकिन चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। अभी ऐसे शहरों में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, हम तो हमेशा जानते हैं, हमेशा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, जब उत्तर भारतीय मैदान की बात आती है, जब भारत के महान मैदान की बात आती है, तो मुझे लगता है सोल्यूशन क्या चाहिए होता है आपको अपना प्रदेश डेवलप करने के लिए? बताइए। अगर आप जहां रहते हो, अगर आपको अपना प्रदेश अच्छा करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है, तो क्या लगता है आपको? कुदरत ने, इस धरती माँ ने ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दी है यहां इस प्रदेश में? बताइए। दुनिया की सबसे अच्छी जमीन आपको दी, सबसे ज्यादा पानी दिया, सबसे बेस्ट क्लाइमेट दिया, इतने सारे लोग, मैन पावर दिया, कितना कुछ दिया। इसको नहीं हम लोग डेवलप करते, हमारी गलती है, हमारी नाकामयाबी है जो हम लोग नहीं करते। ये लोग, इतने सारे लोग जो यहां रहते हैं, रिसोर्सेस है। पूरी दुनिया में भारत यंग नेशन करके पहचाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है अपने यहां। और ऐसे ही नहीं, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, उपयोगी ऐसे मैन पावर है। और ये इन ताकत के साथ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी है कि जो सिर्फ भारत में है। दोस्तों, ये हस्तकला जो है ना, हैंडीक्राफ्ट, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज की भी किसी भी हीरे को, किसी भी जवाहर को कुछ अगर करना है कला कौशल, तो भारत में आता है। वहां से लेके इस मट्टी तक किसी भी बात की अगर हैंडीक्राफ्ट ऐसे कला कौशल, हस्तकला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। ये सबसे बड़ी ताकत है, कहीं किधर भी नहीं है पूरी दुनिया में। और मुझे बताइए, कौन सी इंडस्ट्री, अलग अलग तरह के 3 सेक्टर हम देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती है, पशुपालन है, ये बेस्ट पॉसिबल है ना हमारे यहां इस उत्तर भारतीय मैदान में। अगर आप फिशरीज की भी बात कर रहे हो, मच्छी की भी बात कर रहे हो, तो कितना बड़ा, जिस नदियों में सागर जैसे इतने बड़े बड़े अगर जहाज घूमते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहां हम लोग अच्छी खेती नहीं, वो फिशरीज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी सेक्टर की जो चीजें चाहिए ना, वो पूरा बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम लोग यहां। उसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है ना, रॉ मटेरियल लगता है, मेटल लगता है, मिनरल्स लगता है। इसकी बड़ी बड़ी खदानें हैं यार। आपको एनर्जी लगती है, पावर लगती है, वो है यार। इससे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इससे अच्छा रेलवे, रोड सिस्टम कहीं नहीं। लोग चाहिए तो स्किल मैन पावर है आपको। पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितनी जमीन, सब कुछ दिया है। यानी चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा काम कर रही है, हम सब देखते हैं। अरे ये पोटेंशियल है भारत का, हम लोग भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते। और टर्शरी सेक्टर की बात करें, सर्विस की बात करें, तो भारत का क्या ब्रेन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। कितने बड़े बड़े जो कंपनियां, उसके सीईओ से लेके आईटी की सभी मैक्सिमम ग्रेट कंपनीज अपनी भारत में है। सब कुछ मुमकिन है, किसी भी सेक्टर में लीजिए, लेकिन किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस इस हमारे ग्रेट महान भारतीय मैदानों में हो सकता है। तो मुझे तो लगता है ना कि अगर सच में अगर हम लोग सोचे कि हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन को अगर फिर से समृद्ध करना है, फिर से इसको डेवलप करना है, तो क्या चाहिए बताइए मुझे। अगर आप अमेरिका से है, अगर आप जापान से है, आप हांगकांग से हो, आप यूरोप से है, किसी भी जगह से आप हो, किसी भी कोई भी दुनिया का डेवलप प्रदेश से अगर आप हो, तो मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज वहां है और यहां हमारे इस नॉर्थ इंडियन प्लेन में नहीं? ऐसी कौन सी चीज? एक भी चीज नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि हमारे यहां ज्यादा है जो उनके पास नहीं है, कि बहुत सारी चीज ऐसी हो सकती है जो हमारे पास है सिर्फ उनके पास नहीं है, फिर भी वो डेवलप्ड है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम लोग यहां हमारे प्रदेश को, हमारे इस प्लेन को, मैदानों को विकसित नहीं कर सकते। सब कुछ मुमकिन है। इतना कुछ भर भर के इस मां ने, इस धरती मां ने, इस हमारे देश ने दिया है। तो इसीलिए अगर हम लोग फोकस करें, अगर हम लोग हमारे इस रिसोर्सेज के ऊपर काम करें, तो हम इस प्रदेश को फिर से आबाद कर सकते हैं।
इस अगर इकोनॉमी के ऊपर डेवलप करें तो इकोनॉमी भी बहुत बहुत बेहतर कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी नेचुरल है दोस्तों, और इसीलिए एमसीएल का जन्म हुआ है। एमसीएल कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रही कि जो आपको पता नहीं, जो किसी को पता नहीं, कोई रॉकेट साइंस है, कोई पहली बार कोई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम लोग। एमसीएल का बिल्कुल ऐसे कोई, एमसीएल तो इसी सोच के ऊपर, इसी विजन और मिशन के ऊपर बनी है कि जो काबिलियत हम में है, जो ताकत हम में है, जो स्ट्रेंथ हम में है, जो कुदरत ने, जो इस धरती माँ ने हमें दिया है, उसको अच्छी तरह से डेवलप करें। और सिर्फ उसको अच्छी तरह से डेवलप करें तो फिर से हम अपने देश को सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं। और अगर मैं इस प्रदेश की बात करूं, अगर मैं इस मैदान की बात करूं, तो दोस्तों पूरे देश में इससे समृद्ध जो मैदान है वो नहीं हो सकता। दोस्तों हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे एंशिएंट प्राचीन भारत में रहते थे, उन्होंने मेहनत करके अपने इस प्रदेश को इतना अच्छा किया है कि सिर्फ प्रदेश को नहीं तो पूरे देश को दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला देश बनाया। सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी, सब सेक्टर में हम लोग कितने आगे थे। ये सभी काम पूर्वजों ने इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों के ऊपर फोकस किया और उन्होंने काम किया, मेहनत की। बस वही हमें करना है। आज अगर मैं उत्तर भारतीय प्लेन या मैदानों की बात करूं, ये महान मैदानों की बात करूं, तो दोस्तों इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम लोग सब मिलके अगर इसके ऊपर फोकस करें, हमारी इस मां के ऊपर, हमारी इस धरती, लोगों के ऊपर, गांवों के ऊपर फोकस करें, तो फिर से हम पूरे देश में इस एरिया को, इस प्लेन्स को, इस मैदान को दुनिया के, भारत के नहीं तो पूरे दुनिया के सबसे समृद्ध, सबसे डेवलप्ड ऐसा प्रदेश बना सकते हैं। और ये करते हैं, ये करना है। तो चलिए और फिर से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। धन्यवाद। जमीन की बात और जमीन से जुड़े हमारे जज्बात इसी जमीन के स्वर्णिम उत्थान के लिए कार्यरत था और कार्यरत रहेगा हमारा एमसीएल गोल्ड एमसीएल इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार हमारे दिलो दिमाग पे जोरदार प्रहार और हमारी सोच पे एक वार। जमीन की इस ट्रेनिंग श्रृंखला में शाम सर ने हमें जो आज शिक्षा दी है वो काबिले तारीफ है। एक और शाम सर जमीन की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे आदर्श पाचन ने हमें बताया लेट मैन ऑफ इंडिया की स्टोरी। एक इंसान चाहे तो क्या कुछ कर सकता है और वो इंसान आप हो। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू प्राची मैडम, थैंक यू अवर एमसी चैनल पार्टनर्स, एमबीपीज, एमपीओज, एमबीएस, बीडीएस, सीनियर बीडीएस एंड प्राइम बीडीएस एंड एंटायर एमसीएल इंडिया। आज हम शान से आपको कहना चाहेंगे यह दुनिया न्यारी है, यह दुनिया प्यारी है, यह दुनिया न्यारी है, यह दुनिया प्यारी है। जल जमीन जंगल को बचाना एमसीएल की जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय एमसीएल। Thank you very much Dr. Lavesh sir and thank you very much प्राची मैडम for sharing this wonderful story with us। जी हाँ दोस्तों, आज प्राची मैडम के इस स्टोरी से हमें पता चला कि अगर एक इंसान चाहे तो क्या कर सकता है। एक सर्वसामान्य इंसान मिस्टर कामेगौड़ा जी, जिन्होंने किस तरह से अपना योगदान इस समाज को दिया। प्राची मैडम थैंक यू वेरी मच, हर बार की तरह हमें आज एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जिसने हमें यह बताया कि किस तरह से जमीन के अलग अलग पहलू होते हैं और अगर हम इनके ऊपर काम करें तो किस प्रकार से फिर एक बार भारत को आर्थिक महासत्ता बना सकते हैं। और यह ज्ञान हमें देने वाले, हमारे साथ बैठने वाले उस इंसान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और वो है हमारे डॉक्टर श्याम घोलप सर। थैंक यू वेरी मच श्याम सर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं सारे प्राइम बीडीएस, सारे एमपीओ एमबीएस के डायरेक्टर्स, सारे एमवीपी चैनल पार्टनर्स और सारे स्टेक होल्डर्स। दोस्तों इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं यहां घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।